हेलन केलर। हेलन केलर की कहानी कुव्वत और समावत गोयई और देखने से महरूम एक बच्ची की कहानी है जिसने अपनी माजूरी के बावजूद न सिर्फ आला तालीम हासिल की बल्कि अपनी हिम्मत और वलवला से दुनिया के हर उस इंसान के लिए मिसाल कायम की जो किसी भी चीज को अपनी जिंदगी की रुकावट समझता है। ये उस अजीम मुसन्फा की कहानी है जिसने नाबीना होने के बावजूद इस दुनिया को देखा, बगैर समात के सुना और कुव्वत गोयई के बगैर पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाया। इस लड़की की हर कामयाबी बिलाशुबह एक अजीम कामयाबी है जिसके पर्दे में जाने कितनी बेबसियां बेचैनियां छुपी हुई हैं। बुलंद हौसलों की मालिक इस बेमिसाल लड़की ने हर अंधेरे और हर बेबसी का डटकर मुकाबला किया और इसका रोशन चेहरा दुनिया को फकत खुशी के आंसू दिखाता रहा। इस कहानी को देखने और सुनने का मजा तब आएगा जब आप चंद मिनट के लिए खुद को हेलन की जगह रखकर जिंदगी का तसव्वुर करें। 2 साल की नन्ही सी उम्र, अभी अल्फाज तक ठीक से बोलना नहीं सीखे थे कि आवाज सल्ब कर ली गई। जब दुनिया को देखना शुरू भी नहीं किया था तो आंखों की रोशनी छिन गई। अब ना वो सुन के और ना ही देख के कुछ कर सकती थी। तसव्वुर करें उसे कैसे कोई लफ्ज खाया जाए, कैसे कोई बात बताई जाए और किस तरह से कुछ भी दिखाए बगैर समझाया जाए। हेलन की जिंदगी का आगाज ही में हर तरफ अंधेरा है और कोई आवाज नहीं, एक ना खत्म होने वाली खामोशी, कोई हौसला अफजा अल्फाज नहीं, बस गहरी खामोशी और लामहदूद अंधेरे। हम जिंदगी भर लामहदूद चीजें देख और सुन सकते हैं, अनगिनत बातें सवाल करके समझते हैं। हमारे सीखने के सबसे बड़े ज़राए यही 3 हैं और जिसके पास ये ज़राए हो ही ना उसकी जिंदगी कैसी होगी। और अगर इस सब के बावजूद वो कामयाब जिंदगी है तो फिर वो कैसी जिंदगी है। 27 जून 1880 को अमरीकी रियासत अलाहाबाद के एक कस्बे में पैदा होने वाली हेलन केलर एक आम बच्चों की तरह नॉर्मल थी, लेकिन 19 माह की उम्र में खौफनाक बीमारी के बायस न सिर्फ नाबीना बल्कि कुव्वत और समावत और कुव्वत गोयई से भी महरूम हो गई। जब हेलन तालीम हासिल करने की उम्र को पहुंची तो वालिदैन अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए बड़े परेशान दिखाई दिए। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई मोजज़ा हो जाए और उनकी बच्ची की तालीम की कोई सूरत पैदा हो जाए। इसी ख्वाहिश में उन्हें एक ऐसा मसीहा मिला जो उन्हें एक खसूसी स्कूल का पता देता है। ये ग्राहम बेल टेलीफोन के मुअज्जिद थे। वालदा बच्ची को लेकर प्रिंस स्कूल पहुंची जो नाबीना अफराद के लिए मखसूस है, जहाँ स्कूल के डायरेक्टर इनकी मुलाकात एक बुलंद हौसला 30 साल उस्तानी यानी सिलवान से करवाते हैं जो इसकी उस्ताद मुकर्रर होती है। ये उस्तानी हेलन की जिंदगी में इनकलाब की तरह दाखिल होती है और इसके घर में रहकर अपने मुनफरद अंदाज से उसकी तालीम का बाकायदा आगाज करती है। यानी घर में रहकर हेलन की तालीम का हरूफ तहजीज खाने से आगाज करती है। एनी इब्तिदा में हेलन के हाथ में एक गुड़िया पकड़ाती है और दूसरे हाथ पे उसके हरूफ लिखकर उसे नाम सिखाने की कोशिश करती है। फिर इसी तरह एक हाथ पे पानी गिराती और दूसरे हाथ पे नाम लिखती, यहाँ तक कि ये अजीम उस्तानी अंडे से चूजा निकले तक का अमल उसे हाथ पर महसूस कराती रहती है। इस तरह मुश्किल तरीन तालीम का आगाज बाकायदा घर में रहकर शुरू किया जाता है। 1 साल की अनथक मेहनत के बाद वो इस काबिल हो जाती है कि बाकायदा स्कूल जाकर आम नाबीना अफराद के साथ सीख सके। लिहाजा 1888 में वो बाकायदा स्कूल में जाने लगती है जहां उसकी मुलाकात बहुत से नाबीना बच्चों से होती है। इस स्कूल के माहौल ने इसके हौसलों को मजीद बुलंद कर दिया। वो हाथों के लम्स के जरिए से बाकी नाबीना बच्चों के साथ रिश्ते बनाती चली जाती है। हेलन की तालीम का दूसरा दौर ब्रियल की तालीम से शुरू होता है। ब्रियल एक ऐसी इजाद है जिसमें उभरती हुई तहरीरों को उंगलियों के साथ लिम्स करके महसूस करके पढ़ा जाता है। इस तरह ब्रियल पर पेन से नकात बनाकर नबीना अफराद लिखना सीखते हैं। हेलन के लिए ब्रील बहुत मददगार साबित हुई। इसकी मदद से हेलन ने पढ़ना लिखना सीखा और बाकायदा खतूत लिखने शुरू किए। हेलन के खतूत से सबको उसकी गैर मामूली सलाहियतों का अंदाजा होने लगा। 1890 में उसके अजीम टीचर एनी ने हेलन को कुछ मखसूस मशक़ें करवाना शुरू कर दी जिनकी वजह से हेलन अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी के मुख्तलिफ अल्फाज की आवाज़ें निकालने लगी। ये इतनी धीमी होती थी कि सिर्फ एनी ही समझ पाती थी। हेलन दूसरे से बातचीत के लिए लोगों के होंठों पर अपनी उंगलियां रखकर बोलना सीखी। उसके छूने की हैसियत इसमें मददगार साबित हुई। उसने ब्रील के बाद रफ्ता रफ्ता इशारों की ज़बान भी सीख ली। प्रिंस स्कूल में 6 साल की तालीम के बाद 1894 में वो अपनी टीचर के साथ न्यूयॉर्क चली जाती है और 2 साल एक डीप स्कूल से तालीम हासिल करती है। 1900 में हेलन ने यूनानी, लातीनी और जर्मनी ज़बानों के साथ साथ अलजबर और ज्योमेट्री के इम्तिहान भी पास किए और रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिल हो गई। कॉलेज की मसरूफ तरीन जिंदगी में उसने अपनी जिंदगी पर किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी। 1904 में 24 साल की उम्र में वो रेडक्लिफ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करती है। हेलन अपनी अनथक मेहनत और अपनी टीचर की लाजवाल मोहब्बत के बलबूते पर बलाखिर पूरी दुनिया में अच्छी स्पीकर और लिखारी की हैसियत से अपनी पहचान बना लेती है। कॉलेज की रस्मी तालीम के बाद वो ब्रेल की मदद से मुख्तलिफ ज़बानों में किताबें शौक से पढ़ती और साथ साथ लिखने का काम जारी रखती है। हेलन को दूसरों की मदद करके सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती। इस तरह हेलन ने खुद को रफ़ाहे अम्मा के कामों में मशगूल कर लिया। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में वो लिखती हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन वो था
जिस रोज मुझे मेरी टीचर मिली। वो कहती हैं कि अपनी इस टीचर से मैंने सीखा कि परिंदे, फूल और मैं खुशी के साथ हैं। ये मेरी टीचर की ज़हानत, हमदर्दी और प्यार का अंदाज था कि तमाम मुश्किलात के बावजूद तालीम का पहला साल ही बहुत खूबसूरत बन गया। हेलन ने अपनी सारी कोशिश अपने ही जैसे दूसरे अफराद के लिए वक्फ कर दी। वो जाती तौर पर लोगों की रहनुमाई करती और उन्हें जिंदगी का मकसद समझाती। हेलन ने अपनी कामयाबी को खुद तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने 1924 में अमेरिकन फाउंडेशन फॉर दी ब्लाइंड में शमूलियत इख्तियार की और 40 साल तक इस तंजीम के लिए चंदा भी इकट्ठा करती रही। उन्होंने अपनी टीचर के साथ 40 ममालिक का सफर किया और अपनी जिंदगी में 12 मशहूर किताबें और बेशुमार मज़ामीन लिखे। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में द फोर्स्ट किंग शॉर्ट स्टोरी लिखी और 22 साल की उम्र में अपनी खुद नोश स्वान हयात द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी। 14 सितंबर 1964 को अमेरिकन सदर ने उन्हें सदारती अवार्ड फॉर फ्रीडम से नवाजा, जो कि अमेरिका के 2 आला तरीन अज़ाज़ात में से एक है। हेलन के जज्बात और ख्वाहिशात, जो सिर्फ 3 दिन के लिए कुव्वत बसारत के तलबगार हैं, पढ़कर ही दिल पसीज जाएगा। इस मुख्तसर एंट्रियों को पढ़कर दिल खुद ब खुद अल्लाह का शुक्र बजा लाएगा और उस ज़ात की अजीम नेमतों का आपको सही मानों में एहसास होगा। वो कहती हैं कि मैंने अक्सर सोचा कि अगर इंसान से कुछ दिनों, कुछ लम्हों के लिए समाअत और बसारत ले ली जाए तो इसके लिए रहमत का बायस बनेगी। धेरा उसे बसारत की कदर करना सिखाएगा और खामोशी आवाज़ की खुशियों का दर्स देगी। अक्सर मैंने अपने बसारत वाले दोस्तों को आजमाया कि वो क्या कहते हैं। एक दफ़ा मैंने सैर करके वापस आने वाले एक दोस्त से पूछा कि आपने वहाँ क्या देखा, तो उसने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। मैंने खुद से पूछा, ऐसा कैसे मुमकिन है कि 1 घंटा सैर करने के बावजूद भी नोट करने के काबिल जंगल में कुछ भी ना हो। मैं जो देखने से कासर हूँ, सैकड़ों चीजें सिर्फ छूकर ही महसूस कर लेती हूँ। मैं नन्ही कॉम्पलों की तलाश में शाखों को छूती हूँ, जो गहरी सर्दियों के बाद बहार की आमद का पहला इशारा है। मैं आमतौर पर जब बहुत खुश होती हूँ तो मैं आस्ती से किसी छोटे से दरख्त पर हाथ रख के परिंदे के गाने की थरथराहट महसूस करती हूँ। उस वक्त मेरा दिल रो पड़ता है इन सब चीजों को देखकर सीखने की ख्वाहिश की वजह से। अगर मैं ना सिर्फ छूने से इतना लुत्फानंदोज हो सकती हूँ तो इन सबको देखना कितना पुरलुत्फ होगा। तो मैंने तसव्वुर किया कि मैं क्या देखना चाहूंगी अगर मुझे 3 दिन के लिए ही आंखें अता कर दी जाएं। पहले दिन में उन लोगों को देखना चाहूंगी जिनकी रहम दिली और साथ की वजह से मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हुई। मैं नहीं जानती कि रूह की खिड़की जिसे आंख कहते हैं, इसके जरिए एक दोस्त के दिल में कैसे झांका जाता है। मैं हाथों के जरिए सिर्फ चेहरे को ही छू सकती हूँ। मैं कहका, उदासी और बहुत से दूसरे जज्बात का पता चला सकती हूँ। मैंने एक दफा शौहरों से उनकी बीवियों की आंखों की रंगत दरियाफ्त की। वो बस शर्मिंदा और परेशान हुए और तस्लीम किया कि वो कुछ नहीं जानते। मैं वो किताब पढ़ना चाहूंगी जो मेरे लिए पढ़ी गई हो और जो मुझे इंसानी जिंदगी के गहरे रास्तों का पता बताए। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप बिनाई के बगैर चंद दिन भी गुजार चुके हों तो आप अपनी आंखों को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे कभी नहीं किया होगा। आप जो कुछ देखेंगे आप उससे मोहब्बत महसूस करेंगे। आपकी आंखें हर उस चीज को देखना चाहेंगी जो उनकी दस्तरस में आना मुमकिन होगी। तभी आपको सही मानों में आंखों की कदर होगी। तभी आप सही मानों में उस अजीम नेमत को शनाख्त कर सकेंगे। मैं जो नबीना हूँ, बसारत वालों से ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा अपनी आंखों को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे कल को इस नेमत से महरूम होने वाले हैं। और यही उसूल बाकी तमाम नेमतों के लिए भी इस्तेमाल करें। आवाज़ों को सुने, परिंदों के गीत सुने, किसी पियानो की आवाज़ को सुने, और वो भी इतनी तवज्जो से जैसे आप कल बहरे होने वाले हैं। हर चीज़ को छूकर महसूस करें कि इससे आज ही के लिए आपको नवाजा गया है। फूलों की खुशबू को अलग महसूस करें कि आज के बाद आप महसूस करने और चखने से महरूम होने वाले हैं। हर हिस्स को भरपूर इस्तेमाल करें और उनकी खूबसूरती और अजमत के लिए शुक्रगुजार बन जाएं। उन्हीं की मदद से आप वसी तर कायनात को देख पा रहे हैं, उन्हीं की मदद से आप सीख रहे हैं। लेकिन मेरे नज़दीक इन सब में सबसे खूबसूरत एहसास देखने का एहसास है। हेलन के अल्फाज आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे आपकी शुक्रगुजारी बढ़ती ही चली जाएगी। आपको एहसास होने लगेगा कि आप क्या कुछ होने के बावजूद खुद को महरूम समझकर नाशुक्री के मुर्तकिब हो रहे हैं। आप कुछ देर के लिए आंखें बंद करके जरा तसव्वुर कीजिए कि बगैर आंखों के आपकी जिंदगी कैसी होती, आपके दिन रात कैसे गुजरते। उस अंधेरों से भरपूर जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती, जरा तसव्वुर कीजिए। अगर आप बोलने से कासर होते तो क्या महसूस करते, अपनी बात ना समझाने पर कैसी बेबसी होती, जरा तसव्वुर कीजिए। अगर आप सुनने से माजूर होते तो कैसे लोगों के हिलते होंठ आपको बेचैन करते। आपकी कितनी बड़ी ख्वाहिश होती आवाज को सुन सकने की। आप तसव्वुर करके कांप जाएंगे कि आप फकत इन 3 नेमतों के बगैर कैसी जिंदगी गुजार रहे होते। आपसे हेलन की कहानी शुक्रगुजारी का तकाजा करती है।
یہ اس کے اپنے اندر کی آواز تھی کہ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا تو وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے. لہذا جب آپ خود کو کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو حالات خود بخود آپ کے لیے سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر قدرت آپ کو عظیم استاد، بہترین دوست اور مثالی ماحول خود مہیا کرتی ہے. ہیلن کیلر نے اپنی زندگی کے آخری سال نابینا افراد کی تنظیم امریکن فاؤنڈیشن فار بلائنڈ کے لیے عطیات جمع کرنے میں گزارے. انہوں نے 88 سال کی طویل عمر پائی اور 1968 میں اپنے گھر ہی میں سوتے ہوئے وفات پائی. ہیلن کیلر کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، زندگی میں آگے بڑھنے سے، کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آئیے عہد کریں اپنی میسر نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا اور انہیں بھرپور استعمال کر کے زندگی میں کچھ کر گزرنے کا. آگے بڑھیے، اس وطن کی مٹی کے ابھی بہت قرض باقی ہیں.